जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। 101 पार्ट बी। कल हमने पेरोल सिस्टम डिस्कस किया था। आज उसके क्वेश्चंस करेंगे दो, एक रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन और एक केस स्टडी का क्वेश्चन। लेकिन ज्यादा चांस क्या है कि इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आएगा? केस स्टडी, जिसमें वो क्या पूछेगा? सिस्टम की वीकनेसेस और उनकी सजेशंस पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन 9, लिस्ट 4 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए वेजेस सिस्टम। वेजेस सिस्टम के 4 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? कंट्रोल एक्टिविटीज? कंट्रोल एक्टिविटीज नहीं होती है, पहले वाला जो जनरल फॉर्म में है। ठीक है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्म में होता है, कंट्रोल एक्टिविटीज स्पेसिफिक, उसमें डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र होता है। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछने। अच्छा, मुझे दूसरी बात यह बताइए, वेजेस सिस्टम कौन सा आता है? तो पढ़ा ही नहीं। पेरोल, सैलरी सिस्टम कह ले, वेजेस कह ले, पेरोल कह ले, एक ही बात है। क्या किसी एक डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स बताने हैं या कोई से भी बता सकते हैं? कोई से भी है, ज़हन में रखिएगा। उसने मेंशन नहीं किया कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट कैलकुलेशन के बता चाहिए, मुझे डिडक्शन के चाहिए, मुझे पेमेंट के चाहिए, मुझे रिकॉर्डिंग के चाहिए। उसने सिस्टम के अंदर पार्ट स्पेसिफाई नहीं किया। उसका मतलब है जो भी आता है लिख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स और कंट्रोल एक्टिविटीज किस पार्ट की हैं? कैलकुलेशंस वाले की, कैलकुलेशंस वाले की। तो लिख लेंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ही पता चल गया केस स्टडी, और हम खुश हो गए। केस स्टडी की धड़ाधड़ प्रैक्टिस की है। रटा तो फिर भी हो सकता है कि एक दो पॉइंट्स भूल जाएं। केस स्टडी तो पढ़ते जाएंगे, पॉइंट्स खुद सामने आते जाएंगे। इक्का दुक्का सिर्फ हिडन से पॉइंट्स होते हैं, वरना सारी वीकनेसेस खुद बहुत सामने आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ दो। मैं कह रहा है आइडेंटिफाई एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेरोल सिस्टम ऑफ टर्बन कंपनी। पेरोल सिस्टम को अंडरलाइन करें तो फौरन पता चल गया ये पेरोल सिस्टम में से क्वेश्चन पूछा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 डेफिशिएंसीज पूछे। इसका मतलब है गुड कंट्रोल नहीं पूछे, बैड कंट्रोल पूछे। तो गुड वाले जो होंगे इग्नोर करते जाएंगे। रिकमेंड ए कंट्रोल टू एड्रेस ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसीज। कंट्रोल एक्टिविटी। अच्छा, इसमें वो इम्प्लीकेशन नहीं पूछी उसने, वरना नॉर्मली कहता है मुझे वीकनेस बताओ, इम्प्लीकेशन बताओ, रिकमेंडेशन बताओ। ठीक है, यहां पे उसने डेफिशिएंसी कर आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन कर दो और कंट्रोल बता दो। कंट्रोल एक्टिविटी क्या है? फिर कह रहा है डिस्क्राइब ए टेस्ट ऑफ कंट्रोल वायलेंट कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ऑडिटर उनके, शुड परफॉर्म टू असेस। क्या मतलब? टेस्ट ऑफ कंट्रोल को अंडरलाइन करे। ये क्यों पूछ रहा है? आगे अजम्पशन दे के पूछ रहा है। उसे भी पता है कि वीक पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं पूछे जाते, लेकिन आगे अजम्पशन दे रहा है। क्या? should perform to say if each of these control is operating effectively। कौन सा? वीक है। अच्छा, टोटल मार्क्स है 15, 3 रिक्वायरमेंट्स है, 5 थी 15, यानी हर वीकनेस को आइडेंटिफाई करने का 1 नंबर, सजेशन का 1 नंबर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक ही बताएं, जो कंट्रोल है उसका जाहिर है उसी का, एक कंट्रोल है एक ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा। क्वेश्चन 10। अच्छा, मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ वीकनेस आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है डोर का एक सिरा मिल जाए उसका रिकमेंडेशन भी खुद ही बता सकते हैं उसका, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी। रिकमेंड क्लियर प्रॉब्लम। असल काम क्या है? सिर्फ डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करना। ये बड़ा डिसीजन है, ये ध्यान से आपने आइडेंटिफाई करना। टर्बन कंपनी ऑपरेट्स ए चेन ऑफ होटल अक्रॉस द कंट्री। टर्बन एम्प्लॉइज इन एक्सेस ऑफ 250 परमानेंट एम्प्लॉइज एंड इट्स ईयर एंड इज 31 अगस्त 2014।
2014 You are the audit supervisor of Voila and Company and are currently reviewing the documentation of Trumban's payroll system detailed below in preparation for the interim audit. क्या इसमें कोई weakness है? ये तो इंट्रोडक्शन है क्लाइंट का, तो सलाम दुआ कर रहा है हमसे. Trumban's payroll, अब कह रहा है ये payroll system शुरू हुआ. Permanent employees work a standard number of hours per week as specified in their employment contract. अच्छी बात है, काम करते हैं. However, when the hotels are busy, staff can be requested by management to work additional shift as overtime. ये भी अच्छी बात, नॉर्मली ऐसे ही होता है, जब काम ज्यादा हो ओवरटाइम का कहा जाता है. This can either be paid on a monthly basis or taken as days off. जो ओवरटाइम लगाता है उसके पास दो ऑप्शंस हैं भाई, या तो जो ओवरटाइम लगाया इसके पैसे ले लो, या इसके बदले में अगले महीने छुट्टियां ले लेना. पैसे के छुट्टियां क्या सिलेक्ट करें? पैसे. चलिए, वो कह रहा है जी कुछ कह रहे हैं स्टूडेंट्स पैसे, कुछ कह रहे हैं. इसका मतलब एम्प्लॉयज भी इसी तरह सिलेक्शन करते होंगे. एम्प्लॉय इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम आगे चलते. कह रहा है एम्प्लॉयज रिकॉर्ड एनी ओवरटाइम वर्कड एंड डेज टेकन ऑफ ऑन वीकली ओवरटाइम शीट विच आर सेंट टू द पेरोल डिपार्टमेंट. एम्प्लॉयज जिसने ओवरटाइम किया होता है वो शीट पे रिकॉर्ड करता है. एक मिनट है, अगर एक मिनट, अगर रिकॉर्ड एम्प्लॉय कर रहा है लेकिन अप्रूव सुपरवाइज कर रहा है तो फिर पेमेंट होती है, वरना नहीं. सिस्टम ठीक है कि नहीं? अभी यानी रिकॉर्ड भी वो खुद ही करे, सुपरवाइजर खुद ही लिखे. देखिए, असूली तौर पे जो आवर्स वर्कड है ये सुपरवाइजर को लिखने चाहिए, उसको प्रूव करने चाहिए. लेकिन अगर इसमें एम्प्लॉय लिख देता है, अप्रूवल फिर भी, देखिए अप्रूवल भी सुपरवाइजर कर रहा होगा, देख ही कर रहा होगा, फिर भी सिस्टम ठीक है. हाँ, अगर एम्प्लॉय से डायरेक्ट सुपरवाइजिंग अप्रूवल के बगैर पेरोल प्रिपरेशन के पास पहुंच जाती है, फिर बहुत बड़ा मसला है. फिर बहुत बड़ा मसला है. तो अप्रूवल सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर का अपने हाथ से लिखना जरूरी नहीं है, अप्रूव करना जरूरी है. ठीक है, हालांकि वो खुद भी रिकॉर्ड करे, ज्यादा बेहतर यही है. लेकिन जब अप्रूवल हो जाती है वो उसी चीज की हो रही है कि वो अप्रूवल करेगा, सुपरवाइजर देखे करेगा इस बंदे ने काम किया कि नहीं किया. नहीं, वीकली शीट का ये असल में फॉरेन कंट्रीज में वीकली बेसिस पे भी पेरोल पे होती है. पाकिस्तान में तो मंथली बेसिस पे, फॉरेन में मंथली भी है और वीकली भी है. The standard hours per employee are automatically set up in the system and the overtime sheets are entered by clerk into the payroll package which automatically calculates the gross and net pay along with the relevant deductions. क्लर्क को क्या नहीं करना चाहिए, सिस्टम समझे. इसमें क्या करे थे शीट में, इसमें कहीं पे ऑथराइजेशन की बात नहीं कर रहा. हाँ ठीक है, मैं आगे चल के देखूंगा अगर ऑथराइजेशन की बात की तो ठीक, वरना ये वीकनेस है. बिल्कुल ठीक है. उन्होंने कहा सर वो शीट एंटर होने से पहले अभी तक के क्वेश्चन में उसने ऑथराइजेशन की बात नहीं की. बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वीकनेस. ये हमने साइड पे कर ली. ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन उस ओवर टाइम की जो उन्होंने काम किया एम्प्लॉइज ने, सुपरवाइजर की तरफ से या किसी सीनियर की तरफ से. ग्रॉस और नेट पे कैलकुलेट हो गई है. अब इसकी पेमेंट से पहले उन्होंने कहा कि सर अप्रूवल होनी चाहिए. एग्रीड, एग्रीड. ये जो ग्रॉस और नेट पे कैलकुलेट हो रही है, इसकी लैदा अप्रूवल, इकट्ठी भी अप्रूवल हो जाए तो ठीक है. हमने लैदा डिपार्टमेंट्स पढ़े हैं, लैदा एक्टिविटीज पढ़ी है, लेकिन प्रैक्टिस में इकट्ठा प्रिंट निकलता है. अगर इसकी अप्रूवल हो रही है पेमेंट से पहले तो ठीक, अगर नहीं हो रही तो ये भी वीकनेस होगी. ये भी लिख ले, ये भी लिख लिया हमने. पिक कर रहे हैं कंसेप्ट को. लेकिन आगे चल के मैं भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे. बाज़ बात इंफॉर्मेशन जानबूझ के ऊपर नीचे कर देता है ताकि हम कंफ्यूज. तो इसीलिए हमने सारा क्वेश्चन पढ़ के फिर सॉल्व करा. हर केस स्टडी का असूल है,
सारा क्वेश्चन पहले पढ़ के फिर सॉल्व करना, पहला लफ्ज फिर शुरू करना जब सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हो। कह रहा है दीज कैलकुलेशन आर नॉट चेक्ड एट ऑल, यानी जो कैलकुलेशंस हैं जो प्रिंट होके बाहर निकल रही हैं, कोई चेक नहीं कर, कोई ये अप्रूवल वाली बात आ गई, ये कंफर्म हो गया, वीकनेस है। कंट्रोल सजेशन क्या होगी? चेक करनी चाहिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? सेलेक्ट करें सैंपल का और देखें सिग्नेचर अप्रूव हो रहे हैं कभी। चलिए ये हमारी पहली कंट्रोल वीकनेस आ गई, दीज कैलकुलेशन आर नॉट चेक्ड एट ऑल। वेजेस आर इंक्रीज्ड बाय द, ये देखिए अगर आई कैप का क्वेश्चन होता ना, आई कैप मर जाता, ये लाइन ना लिखता, दीज कैलकुलेशन आर, क्योंकि उसे पता है जहां कहीं मैंने अपने नॉट का वर्ड यूज किया ना, बच्चे को पता, हिंट मिल जाएगा बच्चे को। लेकिन इस बात की मुझे खुशी हुई कि आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि सर इसकी अप्रूवल होनी चाहिए, ये नेट पे है, पेमेंट से पहले आप तैयार थे कि आगे अप्रूवल आ गई, ठीक नहीं आई तो मैंने इसको आइडेंटिफाई करना, ये हिडन थी, इसने सामने ला के रख दी, आई कैप सामने ला के नहीं रखेगा। फिर कह रहा है वेजेस आर इंक्रीज्ड बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ईच ईयर एंड द क्लर्क्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग द स्टैंडिंग डाटा इन द पेरोल सिस्टम, यानी हर एम्प्लॉय का जो रेट है वो क्लर्क अपडेट कर रहा है। नहीं भाई, क्लर्क कौन है? वो दूसरे एक और केस में वो सेल्स सिस्टम भी अपडेट कर रहा था, और यहाँ पे आपके पेरोल से मास्टर फाइल, यानी हर एम्प्लॉय का रेट क्या है चेंज कर सकता है, अर्ली रेट, एम्प्लॉइज को भी ऐड कर सकता है, बिल्कुल। तो ये ऑथोराइजेशन, ये क्लर्क के पास पावर नहीं होनी चाहिए, चेंजेस शुड बी ऑथोराइज्ड बाय रिस्पांसिबल ऑफिशियल या हायर ऑफिशियल। ये मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा है, क्रिटिकल डाटा है। तो हमने अभी तक दो वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर ली, कौन कौन सी? पहला कैलकुलेशन नहीं, जब पेरोल की शीट प्रिंट हो रही है, अच्छा लेकिन कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं हो तो कंप्यूटर कर रहा है, कंप्यूटर तो गलती नहीं करता, हिडन इंस्ट्रक्शन में गलती हो सकती है, उसमें वो कह सकता है फार्मूला में कि दिस इज इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1.5, वो प्रिंट निकलेगा, उसमें फार्मूला थोड़ी आ रहा होगा। तो इसीलिए दो गलतियां हो गई, कैलकुलेशन चेक नहीं हो रही सैलरीज की नेट पे तक की, और दूसरा जो अर्ली रेट है जो मास्टर फाइल स्टैंडिंग डाटा में होता है उसको क्लर्क चेंज कर रहा है, दोनों हैं प्रॉब्लम्स। आगे चलते हैं। एम्प्लॉइज आर पेड ऑन मंथली बेसिस बाय बैंक ट्रांसफर फॉर देयर कॉन्ट्रैक्टेड वीकली आवर्स एंड फॉर एनी ओवरटाइम वर्कड इन द प्रीवियस मंथ। प्रॉब्लम है कोई नहीं, सिस्टम अच्छी बात है, मंथली पे करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कह रहे हैं हम वीकली बेस पे रखते हैं, पे मंथली कर देते हैं, चलो पे तो कर रहे हो ना, टाइम पे कर रहे हो, बट ठीक है। इफ एम्प्लॉय चूज टू बी पेड फॉर ओवर टाइम, अगर एम्प्लॉय कहता है मेरे को ओवर टाइम चाहिए, पैसे चाहिए मेरे को, authorization is required by departmental head of any overtime in excess of 30% of standard। अच्छा ये अप्रूवल आ गई है, ये वो अप्रूवल आ गई है जिसको आप ढूंढ रहे थे कि सर ओवर टाइम कर लिख रहा है, कोई अप्रूव नहीं कर रहा, कर रहा है 30% से ज्यादा की एक्सेस का, तो कोई नहीं 30% से कम ही मटेरियल होगा। अच्छा नहीं, आई कैप ऐसे आपको आर्गुमेंट दे सकता है, तो आपने अलर्ट रहना भाई, इंडिविजुअली मटेरियल भी एग्रीगेट मटेरियल हो सकता है। तो क्या ये वीकनेस है? बिल्कुल, कि 30% से कम जो ओवर टाइम है, इसका मतलब है हर एम्प्लॉय हर महीने 25% ओवर टाइम फेक डालता रहे, कोई चेक नहीं करेगा, पेमेंट होती रहेगी। तो 30% से कम ओवर टाइम हो उसकी भी अप्रूवल होनी चाहिए। ये वही अप्रूवल हम जो ढूंढ रहे थे, आ गई अप्रूवल, लेकिन सही नहीं आई, आधी अप्रूवल, 30% से कम, ज्यादा पे नहीं थे, नहीं 30% से, यानी थोड़ी वो इनकम्प्लीट है, सारी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल नहीं है। तीसरी वीकनेस थी, तीन हो गई, तीन हो गई, फिर से गिनते हैं। एक थी मास्टर फाइल को अपडेट करने वाली, वो क्लर्क कर रहा है। एक थी कैलकुलेशन पेरोल की चेक नहीं हो रही, दो। तीसरा 30% से कम का ओवर टाइम अप्रूव नहीं हो रहा।
बस अभी तक 3 हुई है भाईजान। फिर इफ एम्प्लॉय चूज इंस्टेड टू टेक डेज ऑफ, अगर एम्प्लॉय छुट्टियां लेना चाहते हैं, द पेरोल चेक शुड चेक बैक टू द ओवरटाइम वर्क रिपोर्ट। तो फिर क्लर्क, द पेरोल क्लर्क शुड चेक बैक टू द ओवरटाइम, पेरोल क्लर्क को वो ओवरटाइम शीट चेक करनी चाहिए। However, this report is not always checked। ये भी वही बात, ये इसकी भी वो कह रहा है हमेशा मैं चेक नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। बैंक रिकंसिलिएशन, एक केस स्टडी में उसने कहा, ये कैश एंड बैंक जो आज आपने पढ़नी है, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने बनती है। अगर फिर आगे क्या कहने लगा, अगर किसी महीने नहीं भी बनी ना तो अगले महीने बन जाती है। नहीं है ये बात ना हुई क्या, अगले महीने नहीं ना, मंथली बेसिस पे होनी चाहिए। इसका मतलब है कोई महीना मिस हो रहा है, कोई महीना मिस हो रहा है। अच्छा आपने बताना है कौन एक याद, टाइम आपको पता है खुला है प्रैक्टिस में, मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दी थी, लेकिन अब चूंकि आईटी का चैप्टर चल रहा है तो उस हवाले से आपने बताना है कौन सा आईटी जनरल कंट्रोल मिसिंग एप्लीकेशन कंट्रोल, और एप्लीकेशन कंट्रोल है कैटेगरी कौन सी, और कैटेगरी बता दी तो फिर उसकी एग्जांपल भी बतानी है। अब वाकया सच्चा है, हम लिस्टेड क्लाइंट था, बैठे एंड के दिन थे, एंड के दिन में हर बंदा वो प्रेशर में काम कर रहा होता है, सारे धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, अचानक लाइट चली गई। अच्छा सीनियर की घबराई, सीनियर को तो अंदाजा होता है ना इस तरह के मामला तजर्बे का, लेकिन जूनियर को बाज़ औक़ात नहीं अंदाजा होता। सीनियर ने घबरा के जूनियर से पूछा, भाई तुम काम कर रहे थे कंप्यूटर पे सेव कर लिया था? जूनियर पुरसकून और मुतमिन अंदाज में कहने लगा, सर वो तो आधा घंटा पहले ही सेव कर लिया था। सर वो तो कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है? इंतहाई भाई पहले काम, जल्दी काम कर लेना, पहले काम कर लेना अच्छी बात नहीं है भाई, हाँ हर का अच्छी बात नहीं है। ये तो ऐसी है, वो सीनियर के हाँ भाई रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लिया, तो सर वो तो रिपोर्ट से महीना पहले ही ले लिया मैंने। हाँ जो शाबाश दो, तो हर काम पहले कर, कुछ टाइमली बेसिस पे भी करना। कौन सा कंट्रोल वीक है? जनरल कंट्रोल का एप्लीकेशन, जनरल क्या? अच्छा एग्जांपल बताइए। बैकअप, कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, बैकअप, वो कंट्रोल एस सेव करते जाएं, ऑटोमेटिक बैकअप बनता जाता है। ठीक है, कौन सा कंट्रोल? जनरल की एप्लीकेशन है, जनरल कंट्रोल है। और कैटेगरी कौन सी? कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। एग्जांपल कौन सी? बैकअप कंट्रोल मिसिंग है। ठीक है, तो भाई जब लाइट आएगी इस जूनियर ने आधे घंटा पहले वाला काम दोबारा करना पड़ेगा। चलिए बहरहाल वापिस आए इसके ऊपर। इफ एम्प्लॉइज चूज इंस्टेड टू डेट द पेयर, अच्छा ये समझ, चार वीकनेसेस हो गए। फिर कह रहा है ओवरटाइम वर्क रिपोर्ट विच डिटेल्स एनी ओवरटाइम रिकॉर्डेड बाय एम्प्लॉय इज रन बाय द पेरोल डिपार्टमेंट वीकली। ओवरटाइम रिपोर्ट, क्योंकि आपको पता है वो जो कहते हैं हमने पैसे लेने हैं उनकी अप्रूवल 30% से ऊपर वालों की अप्रूवल जाती है ना। वो कह रहा है वो कैसे मैं अप्रूवल भेजता हूं, पेरोल ईमेल कर देता हूं वीकली बेसिस पे डिपार्टमेंटल हेड को ऑथराइजेशन के लिए, और फिर ये ठीक है ईमेल के जरिए भेज रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। पेरोल डिपार्टमेंट आस्क डिपार्टमेंट हेड टू ओनली रिपोर्ट इफ देयर आर एनी एरर्स रिकॉर्डेड। इसको एक लगाएंगे, उसे कहेंगे तेरे को ऑडिटर बनने का शौक है, तूने नेगेटिव कंफर्मेशन के कंसेप्ट से मुतासिर हुए हो ना हमारे, कि रिपोर्ट ओनली इफ देयर आर एरर्स, कहता है उसमें भी लिखा हुआ है लेस रिलायबल है, तो ये भी बताइए क्या गुड नहीं? ये भी लेस रिलायबल है, ये नेगेटिव कंफर्मेशन के जैसा है, लेस रिलायबल है। क्यों? उसको पहुंचे ही ना, वो समझेगा अप्रूव्ड है, चेक ही ना किया उसने, या उसने भेजा इसको ना मिला। तो क्या सजेशन क्या है? एक्नॉलेजमेंट शुड बी रिसीव्ड इन ऑल केसेस, अप्रूवल शुड बी रिसीव्ड इन। भाई क्लियर हुआ? अच्छा आप खुद बताइए, कंट्रोल्स की केस स्टडी है कोई मुश्किल? हाँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ते जाते हैं। अच्छा सिर्फ आई कैप में आपको इक्का दुक्का जगह कंट्रोल वीकनेस आइडेंटिफाई, वो क्लियरली वो हिडन होती है, बस
वरना वो भी आप किसी भी केस स्टडी को 80% तक सॉल्व कर सकते हैं अगर एक दफा आपने सिस्टम को पढ़ा हो तो। वो रिकॉर्ड वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, पे मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, एंट्री वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हर महीने के एंड पे तो जरूर होनी चाहिए ना। अगर कहता 2 महीने बाद पेमेंट हो रही है फिर आप कहते हैं मंथ एंड में प्रॉब्लम होगी। अच्छा अब चलते हैं कैश रिसीव। कैश रिसीविंग से पहले देखिए कंसेप्ट बिल्ड हो गया ना। ये सारी चीजें ऐसी हैं खुद भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको पढ़ा के भेजूंगा, कंसेप्ट सिखा के भेजूंगा। सिस्टम आपको बताना चाह रहा हूं, कैश एंड बैंक। अच्छा हम कैश और बैंक दोनों को इकट्ठा ही डील करते हैं, यानी हम ऑडिट में, अकाउंटिंग में तो आप कैश से मुराद कैश और बैंक से मुराद बैंक ट्रांजैक्शन लेते हैं ना। ऑडिट में हम कैश एंड बैंक नॉर्मली इकट्ठा ही यूज करते हैं टर्म। कैश कंट्रोल्स मींस बैंक भी शामिल है इसमें। जैसे वर्ड पे अकाउंटिंग में आप वेजेस और सैलरीज को अलग-अलग पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको डिफरेंशिएट नहीं करवाया वेजेस और सैलरीज, दोनों के सेम है। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है, चाहे वेजेस के कंट्रोल सिस्टम हो चाहे सैलरी सिस्टम हो, सेम है। उसी तरह अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश की ट्रांजैक्शन की डेबिट क्रेडिट कुछ और होगा, बैंक में कुछ और होगा, लेकिन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। अच्छा सुने, जहां पे फर्क होगा ना कैश और बैंक का, वहां पे क्लियरली बता देगा कि बैंक के केस में ये करना चाहिए। हमारा जो कैश एंड बैंक का सिस्टम है, इसमें सबसे पहले 2 तरह के कैश होते हैं, एक पेटी कैश, एक नॉर्मल कैश। पेटी कैश कभी सुना आपने? तो देखिए इसमें पेटी कैश के उसने अलग से कंट्रोल्स बताए हैं एंड पे, और नॉर्मल कैश के बाकी ऊपर है सारे। पहली तो ये चीज, मेरा पहला क्वेश्चन ने पेटी कैश के कंट्रोल्स क्यों बताया? वो तो इमटेरियल है, इमटेरियल भी एग्रीगेट मटेरियल हो सकता है। शाबाश। आगे बताए, कैश एंड बैंक में नॉर्मली होता है ये ओपनिंग बैलेंस, ये रिसीट, ये पेमेंट, ये क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस तो आपका हमारे कैफ के सिलेबस में आई नहीं, इसकी वेरिफिकेशन, इसको तो कर दे इग्नोर, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वेरीफाइड, पिछले साल ऑडिट हो चुका है, प्रीडिसेसर आइटम से वर्किंग होगी। रिसीट में मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, कंट्रोल की जरूरत नहीं है, कुछ आ ही रहा है, जा तो नहीं रहा, प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि पूरा कैश रिसीव नहीं होगा। पूरा कैश हो सकता है रास्ते में किसी ना किसी एम्प्लॉय ने। अच्छा रिसीट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मान लिया। पेमेंट के ऊपर कंट्रोल की जरूरत नहीं है, पेमेंट में भी कंट्रोल है। क्यों? अनऑथोराइज्ड पेमेंट हो सकती है, फ्रॉडलेंट फेक पेमेंट। शाबाश। और बात ऐसे होता है एक ही एक्सपेंस है उसकी 2-3 दफा डुप्लीकेट पेमेंट हो जाती है अगर उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल ना करें। अच्छा रिसीट पे भी कंट्रोल एग्रेड, पेमेंट पे भी होने चाहिए एग्रेड, क्लोजिंग बैलेंस पे तो नहीं होने चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस में भी मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है। अच्छा ओके समझ गया। क्लोजिंग बैलेंस ना 2 जगह पे पड़ा होता है, एक हमारे कैश की शक्ल में हमारे ऑफिस के सेफ में, और एक बैंक में। तो मेरा है सेफ वाले को कंट्रोल की जरूरत है कि सेफ अलहदा पे पड़ा हो, सबके सामने ना हो, आसानी से उठाना मुश्किल हो, आसानी से ना उठाया जा सके। लेकिन बैंक में जो कैश पड़ा है इस पर कंट्रोल की जरूरत नहीं है, इसमें भी है एटीएम कार्ड संभाल के रखना चाहिए, वरना बैंक में पड़े पैसे भी उड़ सकते हैं। चेक साइन ब्लैंक साइन करके अपने पास नहीं रखना चाहिए, वरना किसी के भी हाथ रखे। इसका मतलब है बैंक में जो बैलेंस मौजूद है इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो याद रखिए जो पूरा कैश एंड बैंक सिस्टम है, पैटी कैश के कंट्रोल्स आपको सिखाएगा। फिर देखिए कंट्रोल्स ओवर रिसीट सिखा रहा है, हेडिंग, कंट्रोल्स ओवर पेमेंट सिखा रहा है, हेडिंग, और फिर कैश एंड बैंक बैलेंस के कंट्रोल सिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हर एक्टिविटी को कवर कर रहा है, क्योंकि फ्रॉड किसी भी स्टेज पे हो सकता है। अब हम देखते हैं रिसीविंग। रिसीविंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल मनी रिसीव्ड थ्रू पोस्ट। अच्छा पुराने जमाने में ना पोस्ट के जरिए वो मनी ऑर्डर सिस्टम होता था डाक का,
या कुछ लोग ना लेटर में पैसे डाल, तब उस वक्त ये जायज कैश इजी पैसा वगैरह नहीं आए थे, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर नहीं हुए थे। अब वो हालांकि सिस्टम चेंज हो गया, इसको अपने कंट्रोल्स अपडेट करने चाहिए, लेकिन जो किताबें पुराने हम पुराने पढ़े हैं। अब पोस्ट के जरिए से कैश कोई नहीं भेजता, ठीक है, अब तो माल ही नहीं होती ना बल्कि लेटर, अब तो ईमेल वगैरह से। लेकिन चूंकि सिस्टम है हम उस वक्त ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जब कोई पार्टी पोस्ट के जरिए से लेटर में कैश या चेक भेज डाल के आपको भेजती है, तो हमारा जो मेल क्लर्क होता है ना, MAIL, मेल क्लर्क, जिसके जिम्मे मेल्स ओपन करना होती हैं, वो क्लर्क जब मेल को ओपन करता था, उसमें जो कैश होता था उसे रख लिया जेब में, बेरर चेक जेब में रख लिया, जो क्रॉस चेक होता था उसको आगे भेज दिया। इसका कंट्रोल बताइए। 2 लोग होने चाहिए, एक मेल ओपनिंग के लिए, एक ऑब्जर्व करने के लिए कि जो कैश निकल रहा है जेब में नहीं रख रहा। यहाँ कैमरा, दोनों मिल जाए तो वो तो लिमिटेशन है ना, फिर हमने हमारा कसूर नहीं है। ऑल मनी रिसीव्ड इज बैंक, बैंक का मतलब क्या है? अब कंट्रोल सुनते जाएं, आपको समझ आते जाएंगे। कहता है पहला कंट्रोल ओवर कैश रिसीव्ड थ्रू पोस्ट, पोस्ट के जरिए से जो कैश, ओपनिंग द मेल शुड बी मॉनिटर्ड, दूसरा बंदा सर्वे, या कैमरा के जरिए कर ले, वो आपकी मर्जी है, या उधर एक दूसरा बंदा होना चाहिए। लिस्टिंग शुड बी इंडिपेंडेंट पर्सन, लिस्टिंग बनाए, किस चीज की लिस्टिंग, कितना कैश रिसीव हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन बनाए लिस्ट। इसका मतलब अगर दूसरा पर्सन कोई नहीं है, एक ही बंदा है, तो ये कंट्रोल वीकनेस हो जाएगी। और डे एंड पे जो मेल ओपन कर रहा है उसके पास जितना कैश है, और जो लिस्ट बना रहा है रिकंसाइल, ये तो पर अब नया कंट्रोल ओवर कैश सेल्स एट काउंटर, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर की एग्जांपल जिसपे आप आते जाते रहते हो, जैसे गोर में। बिल्कुल कह रहा है सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए, जो बंदा कैश रिसीव कर रहा है वो रिकॉर्ड नहीं करना, इनवॉइस जनरेट करने वाला बंदा और होना चाहिए, रिसीव करने वाला और होना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर एक ही होंगे, कैश रिसीव को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, बिल भी नहीं होगा। और ये कंट्रोल गवर्नमेंट में नहीं होता, वहां पे वही बंदा कैश रिसीव भी कर रहा होता है, वही इनवॉइस भी जनरेट कर रहा होता है। इसकी रीजन क्या भला? स्मॉल एंटिटी है। हाँ नहीं, और कंट्रोल्स हैं, ये वाला कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल बिल्कुल है। और सबसे बड़ा कंट्रोल लिखा होता है, अगर आपको इनवॉइस ना मिले 1000 रुपया इनाम लीजिए, कुछ जगहों पे लिखा होता है, अगर आपको इनवॉइस ना मिले 1000 रुपया इनाम लीजिए। ये एक यूटिलिटी स्टोर कंपनी में गए हम, वहां का एक मैनेजर था, सरकारी मुलाजिम यूटिलिटी स्टोर का, फ्रॉड कैसे करा था सुन लीजिए। लोग आते थे और वहां पे कुछ चीजें सब्सिडाइज होती थी, कुछ मार्केट रेट पे होते थे। लोग आते थे, दोनों तरह की चीजें खरीदते थे यूटिलिटी स्टोर में। वो क्या करता था, जो सब्सिडाइज चीजों की सेल होती थी वो सरकारी खातों में लिख देता था, जो नॉर्मल रेट्स पे चीजें सेल होती थी ना यूटिलिटी स्टोर से, उसकी सेल रिकॉर्ड ही नहीं, इनवॉइस ही नहीं उठाता बनाता था, सेल रिकॉर्ड नहीं। शाम को साथ वाली दुकान से वो बाय करके सस्ते दामों, यानी अपनी परचेज प्राइस पे, वो उसने पीछे बैकएंड पे एक सड़क छोड़ के अपनी प्राइवेट दुकान खोली हुई थी। शाम को जितनी यूटिलिटी स्टोर पे सेल होती थी उतना सामान अपनी प्राइवेट दुकान से लाके यूटिलिटी में भर्ती कर लेता था, और वो जो पैसे थे अपनी जेब में रख लेता था। इफेक्टिवली ट्रांजैक्शन क्या हो रही थी, सेल हो रही थी उस यूटिलिटी स्टोर पे, लेकिन असल में वो उसकी प्राइवेट सेल हो रही थी, उसकी दुकानें चल रही थी असल में, एक बार पिछली सड़क पे और एक ये सरकारी दुकान पे, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, वो फिर पकड़ा कैसे गया भला? क्या हमने वो स्टॉक काउंट के दौरान फर्क आ गया, स्टॉक काउंट के दौरान वो फर्क आ गया था, वो फर्क इन्वेस्टिगेशन की तो बार बार मैं डिटेल में नहीं, टाइम कम है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं जरूरी है इनवॉइस जनरेट हो। ये जो लिखा होता है ना कि कस्टमर इनवॉइस जरूर हासिल करे, इसका मकसद क्या होता है कि एक दफा हमारे सिस्टम में एंट्री हो गई ना कि सेल हुई है, फिर ये फ्रॉड नहीं कर सकता कैशियर, वरना सारा दिन वो गोरमे की मिठाई बेचते रहेंगे
और साथ में बाद में कहते हैं ये बिकी कोई नहीं है, यहाँ ऐसी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। फिर सेग्रीगेटेड ड्यूटी क्लियर हो गया। फिर ओनली रिस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉइज शुड बी ऑथराइज्ड टू रिसीव कैश। हर बंदा कैश रिसीव ना करे। कैश जितने ज्यादा लोग रिसीव कर रहे होंगे रिस्क उतना ज्यादा होगा, इसीलिए वो कह रहा है एक ही बंदा कैश रिसीव करे। लेकिन अब वही बंदा भी तो हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 की निस्बत अब एक के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये समझ आया? एक बंदा रिसीव करे। फिर टिल रोल का मतलब है, आपने देखा होगा कैश मेमो, कभी बेकरी की दुकान पे साथ उसने एक रसीद बुक रखी होती है, उसको लिखा था कैश मेमो। बिल, मैनुअल बिल बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, वो यूज करना है वो यूज कर ले। अगर टिल रोल यूज करना है वो कर। टिल रोल क्या है? ये मशीन के जरिए से इनवाइस जनरेट होती है, जैसे वो गोरमे वाले करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर, वो एक लंबी सी चिट होती है, चिट, हाँ, वो जनरेट हो जिसके ऊपर लिखा हो कि क्या चीज सेल हुई है, जनरेट होने से रिकॉर्ड आ जाएगा। टिल रोल शुड बी यूज ताकि पता चले पूरे दिन में कितनी सेल हुई है, कितने की हुई है। शाम को जितना टिल रोल इनवाइसेस का टोटल होगा, टिल रोल इनवाइस जो इनवाइस बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको कैश के साथ टैली कर ले। यानी ये जो काम हो रहा था ये वो यहां पे भी हो रहा। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आप अगर दुकान खोलेंगे कोई भी, खुद घर बैठे होंगे, उधर वर्कर रखे होंगे और वर्कर कैश सेल कर रहे होंगे, क्या कैसे इंश्योर करेंगे कि सारे का सारा कैश आपको रात को मिल रहा है, उन्हें डंडी नहीं मारी गई? क्या स्टेप नंबर 1 आप कहेंगे हर चीज की इनवाइस, स्टेप नंबर 2 इनवाइस, और स्टेप नंबर 3 आप कहेंगे सिर्फ एक बंदा रिसीव करेगा जो आपका ईमानदार, निस्बतन ईमानदार होगा। वो पता नहीं होता है, लेकिन इसीलिए निस्बतन कहा। फिर कैश रिसीव हो गया, उसको दुकान में रख देना चाहिए ताकि एम्प्लॉइज को पता हो हर रोज रात को 4-5 लाख किधर कैश पड़ा होता है, किसी दिन वारदात कर ले। बल्कि क्या करना चाहिए, लेकिन रात को तो बैंक, अच्छा 5 बजे तक की कलेक्शन तो चलो बैंक में जमा करवा दी आपने, 5 बजे के बाद अक्सर बिजनेस रात को भी चलते हैं, उस कैश का क्या करें? लॉकर में। लॉकर सबके सामने रखा हो, किसकी तरह का? डब्ल्यू के नीचे खजाना था। कौन सी मूवी है? नई मूवी है कोई? चले बहरहाल जो भी है, किसी सिक्योर प्लेस पे होना चाहिए। क्लियर? अच्छा यहां पे कह रहा है कि जितना भी कैश आएगा, अच्छा इस सिस्टम में कंट्रोल वीकनेस आपने ढूंढनी है। सिस्टम आपको बता रहा हूं भाईजान, 4:30 बजे बैंक बंद होने वाला है, ये कह रहा है सर क्या करूं? मैं क्या, ये सारे पैसे जमा करवाओ। ये चला गया और फिर थोड़ी देर बाद वापस आ गया। मैंने इससे पूछा हाँ भी पैसे जमा करवा दिए? इसने कहा जी सर करवा दिए। क्या वीकनेस है? रसीद नहीं देखी। शाबाश भाई। वैसे तो मेरा मैसेज भी आ गया होगा, लेकिन मैसेज अगर आगे पीछे हो गया है तो डिपॉजिट स्लिप भी देखनी है। यहाँ पे यही कह रहा है कि जो पैसे डिपॉजिट कराओ और जो डिपॉजिट कराओ उसको स्लिप के साथ मैच भी करो, जितने भेजे उतने डिपॉजिट करवा के आया है। नेक्स्ट पेमेंट। पेमेंट बहुत इसमें सबसे अहम एक ही काम है, हर पेमेंट की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब कोई रसीद हो जिससे पता चले ये वाकई खर्चा हुआ है, और रसीद कैंसिल करनी है ताकि डुप्लीकेट पेमेंट ना हो जाए। घर वाले आपने कहा नहीं कि रिजल्ट आ गया, जैसा है आप ही को पता है, आपने कहा पास हो गए, पास हो गए। घर वालों ने कहा अच्छा तुमने बताया था बाकी तुम्हारे कैफ में 6 पेपर रह गए हैं, तो तुमने 3 पेपर दिए थे, क्या हुआ? मैंने कहा तीनों में पास हो गया हूं, बस आई कैफ ने पॉलिसी चेंज की है, 3 पेपर उसने और बढ़ा दिए हैं। उसकी किताबें लेनी है, उसकी किताबें लेनी है, पैसे दीजिए। घर वालों ने पैसे भिजवा दिए, घर वालों ने पैसे भिजवा दिए,
आपने किताबें खरीद ली, घर वालों से मंगवाई आपने 10,000, और दोस्त ने कहा भाई अपनी किताबें, तुम तो पास हो गए हो, अपनी किताबें मुझे दे दो। क्या कंट्रोल वीकनेस है घर वालों की तरफ से? रसीद दे दिखाई। अगर आपने रसीद, फर्ज कीजिए आपने पहली दफा जो पिछली दफा किताबें खरीदी थी वही रसीद भेज दी, उस पे सिर्फ एक लिखा था जनवरी, एक को आपने 7 कर दिया ताकि जुलाई बन जाए। क्या वीकनेस है अब सिस्टम में? घर वालों ने उसको क्रॉस नहीं किया। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और जब पेमेंट हो जाए इनको ताकि उसके दोबारा क्लेम ना किया जा सके। ये हाँ जी, कैश पेमेंट जब भी करनी है क्रॉस चेक के जरिए करनी है, वरना लोग कैश लेके मुकर जाते हैं, लाखों रुपया लेके कहते हैं सर आपको गलतफहमी हुई होगी। क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट करनी है और हर पेमेंट से पहले स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने हैं। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर देना है, किस लिए? दोबारा पेमेंट ना हो सके। अच्छा, जो चेक के जरिए पेमेंट होनी है उसकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज होनी चाहिए। 1 लाख तक का चेक ये साइन करेगा मैनेजर, 1 लाख से ऊपर ये साइन करे सिग्नेटरी। लेवल ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए पेमेंट। और जितनी भी पेमेंट है प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड हो, प्रॉम्प्टली मतलब डेली के डेली रिकॉर्ड हो, वरना कट ऑफ एरर आ जाएगा। ठीक है जी। कैश इन हैंड, एक्सेस टू कैश शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। हर बंदा कैशियर के पास उठने बैठने की इजाजत ना हो। जिस जगह पे आप देखेंगे, यहाँ पे कॉलेज में भी देख रहे हैं, जहाँ पे कैशियर है ना वो इतना प्रोटेक्ट तो टीचर को नहीं किया गया जितना उसमें। बिल्कुल नजर भी नहीं आता, बिल्कुल एक हाथ में बाहर आता है, आपके पैसे लेके अंदर चला जाता है। कैश एंड कॉइन शुड बी केप्ट इन हैवी लॉक्ड बॉक्स। लॉक्ड क्यों लिखा? कोई चोरी ना, अच्छा खोल नहीं सकते, उठा के तो लेके जा सकते हैं। हैवी होना चाहिए, हैवी इसलिए सिक्योर्ड प्लेस, हर एक इजाजत उधर पहुंचना हो। ये थे कैश के। बैंक के क्या कंट्रोल होने चाहिए? न्यू बैंक अकाउंट ऑथराइजेशन अप्रूवल के बाद ओपन हो, फिर सेपरेट पर्सन हो, किस लिए? चेक बुक के लिए, और चेक को साइन कर, सेग्रीगेशन ड्यूटीज यहां भी आ गया। जिसके पास चेक बुक हो वही सिग्नेटरी हो क्या? जब उसका दिल किया उसने चेक निकाल के साइन, सिग्नेटरी लैदा होगा, चेक बुक का होल्डर लैदा होगा, तो कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। फिर क्या चेक प्री साइंड होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए प्री साइंड? सीईओ जब उसने वो रिप्रेजेंटेशन लेटर से पहले 10 दिन की छुट्टियों पे जा रहा था, उसने 10 दिन की एक्सपेक्टेड पेमेंट जो है उसने साइन करके उसने का अमाउंट नहीं लिखी, जो जो पार्टी है पेमेंट कर देना। गलती की ना, वो अपनी मर्जी से पैसे निकलवा लेगा जो जूनियर होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होनी चाहिए। बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं चेक्स के ऊपर, आपने देखा कभी? सरकारी महकमे खास तौर पे आप देखेंगे ना, वो जो पेंशनर्स वगैरह को चेक मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, हर एक की पहुंच में ना हो। एग्री करते हैं? चलिए, ये थे हमारे पैटी कैश। आज नहीं कर रहे हम, आपने लेकिन रीड कर लेना है, इजी रीड कर लेना है। पैटी कैश के कंट्रोल्स पहले रीड करने हैं, फिर असाइनमेंट की तरफ जाना है बगैर कंट्रोल। ठीक है। चलिए, आज हमारा कैश एंड बैंक, कल फिर इसको हम क्वेश्चन भी करेंगे, ओवरव्यू भी लेंगे। ये खास तौर पे कंट्रोल्स ओवर बैंक बैलेंस का और पैटी कैश का। आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।